हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दास्तान में। मैं हूं विजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को लिखा है मानव कौल ने। कहानी का नाम है बहुत दूर का सपना। आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। और हाँ, शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपना बचपन याद जरूर आ जाए। ये बहुत पुरानी बात है, जब बंटी कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए अपनी दोपहरें काटा करता था। उन्हीं दोपहरों में अपनी चाय की दुकान छोड़कर उसका पक्का दोस्त सलीम भी उसकी बगल में आकर बैठ जाता था। दोनों की उम्र लगभग 7 या 8 साल होगी। हर दोपहर गांव के ऊपर से एक मात्र हवाई जहाज तेज आवाज करता हुआ उनके आसमान से गुजर जाया करता था। सलीम की आदत थी कि वो कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर हवाई जहाज को टाटा किया करता था, और बंटी की आदत थी कि वो उस हवाई जहाज का अक्स अपने कुएं के पानी में देखा करता था। पर आज के दिन इंतजार कुछ लंबा था। यार बंटी, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आज तो आसमान भी चकाचक चमक रहा है यार। सलीम ने अपनी मैली कमीज से पसीना पोंछते हुए कहा। अबे थोड़ा घूम कर आ रहा होगा, अभी तक तो आवाज भी नहीं आ रही यार उसकी। आवाज तो आ जानी चाहिए थी। इस बात का बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पहली बार हवाई जहाज का इंतजार नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ वक्त से एक सवाल चल रहा था। सलीम, ये जहाज आता कहां से है और ये रोज जाता कहां है? पीछे से आता है बहुत दूर से, और फिर आगे बहुत दूर चला जाता है। किधर? अबे बहुत दूर। बहुत दूर कितना दूर होता है? दोनों इस सवाल पर चुप हो गए। सलीम कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया और कुछ देर कान लगाकर सुनने लगा। उसे लगा कि हवाई जहाज की आवाज है, पर वो पीछे जोशी जी के ट्रैक्टर की आवाज थी। वो वापस बंटी के बगल में बैठ गया। आज तो भटक गया लगता है। अगर हम रफीक मियाँ की दुकान से साइकिल किराए पर लें और हवाई जहाज के पीछे भगा दें तो हम भी क्या बहुत दूर चले जाएंगे? तुझे साइकिल चलाना का आता है? अबे बस पूछ रहा हूं। सलीम और इंतजार नहीं कर पाया। उसकी चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई होगी। अपनी चाय की दुकान की तरफ जाते हुए उसकी निगाह पूरे वक्त आसमान पर ही थी। कुछ देर में बंटी ने भी इंतजार छोड़ दिया। हवाई जहाज से ज्यादा उसे उसका सवाल कचोट रहा था। वो वहां से दौड़ता हुआ बाजार के पीछे की तरफ से होता हुआ जीवन की पतंग की दुकान पर चला गया। दोपहर को जीवन की दुकान पर कम ही बच्चे आते थे। वो दोपहर को इत्मीनान से नमाज पढ़ता था और फिर अपनी दुकान पर लगे गणपति के सामने अगरबत्ती जलाता था। बंटी जीवन की कई दोपहरों का हिस्सा था, सो उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। ऐसा कहते हैं कि जब जीवन के अब्बा को जीवन एक मजार पर पड़ा मिला था, तब उसके गले में गणपति का लॉकेट लटक रहा था। यार आज तो वो आया नहीं, बंटी ने गुप्त स्वर में बोला। कौन? जीवन मांझा गिर्री में लपेट रहा था। हवाई जहाज? हाँ, आज आवाज सुनाई नहीं दी यार। बंटी को हमेशा लगता था कि जीवन उसे बच्चा समझता है, और यह बात अभी तक सिर्फ उसके पक्के दोस्त सलीम को पता थी कि वो अब बच्चा नहीं रहा है। पिछली बार बंटी ने जीवन से कहा था कि एक बार वो नीली पतंग उड़ा रहा था। उस पतंग को आसमानी हवा लग गई थी और वो ऊपर की तरफ उड़ी जा रही थी। तभी जहाज निकला और उसने जैसे तैसे अपनी पतंग को जहाज से बचाया था, वरना वो जहाज में फंसकर उस दिन उड़ ही जाती। जिस सवाल को लेकर बंटी जीवन के पास आया था, उसने उस सवाल को झड़क दिया। मैं बहुत दूर जाना चाहता हूं। जीवन की गिर्री अचानक रुक गई। जीवन को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। बंटी ने फिर पूछा, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूं। कितनी दूर? बहुत दूर। नदी के उस पार तक? नहीं, और दूर, जहां ये हवाई जहाज जाता है। कहां जाता है हवाई जहाज? बहुत ही दूर। तेरे को पता है बहुत दूर कितना दूर होता है? कितना? अबे जहाज तो चांद पर भी जाते हैं, ये वाला थोड़ी जाता होगा। क्या पता, ये वाला जहाज जहां तक जाना चाहता है मैं वहां तक जाना चाहता हूं। कैसे जाएगा? जहाज में अपनी पतंग फंसाकर? बंटी को लगा कि जीवन उसे बड़ा नहीं होने दे रहा है। उसने बड़ों की सी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, रफीक मियाँ के यहाँ से साइकिल किराए पर लूंगा और जहाज के पीछे लगा दूंगा।
तेरे को साइकिल चलाना कहाँ आता है? सीख ली है मैंने। उसने झूठ बोला था। जीवन से झूठ बोलने पर आंखें खुद झुक जाती थी। अच्छा, और जब आगे जाकर नदी आ जाएगी तब? जहाज तो ऊपर से निकल जाएगा, तब तू क्या करेगा? जब बंटी ने आंखें उठाई तो वो जीवन से हार चुका था। जीवन के हाथों में बहुत सारा उलझा हुआ धागा था जिसे वो लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में जीवन झुंझला गया। उसने सारे उलझे हुए धागे को तोड़कर फेंक दिया और बचे धागे के बीच गांठ बांध दी। बंटी को गांठ कभी भी पसंद नहीं थी, पर बंटी को लगा कि जीवन से बीच में आई गांठ के बारे में सवाल करना फिर उसे बच्चा बना देगा। बंटी ने वो उलझा हुआ हिस्सा उठा लिया और उसे धीरे धीरे सुलझाने लगा। ये उसका जीवन को जवाब था कि चीजें सुलझाई जा सकती हैं। तभी हवाई जहाज की आवाज कहीं दूर से आई। बंटी ने जीवन को देखा। जीवन बंटी के हाथों में सारा कुछ उलझा हुआ देख रहा था। बंटी जल्दी जल्दी धागा सुलझाने लगा। हवाई जहाज की आवाज करीब आने लगी। वो बस कुछ ही देर में उनके ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा। जीवन मुस्कुराने लगा। बंटी का धैर्य टूट रहा था और उसके सुलझाने में हिंसा दिखने लगी थी। हवाई जहाज की आवाज अभी तक अपने चरम पर ही थी। वो उनके सिर के ऊपर था। तभी आंसू की बूंदें धागे पर टपकने लगी, जिसके कारण उसका सुलझना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जीवन ने बंटी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर बंटी ने जीवन का हाथ झड़क दिया। बंटी की नाक बहने लगी थी, पर वो जल्दी से धागा सुलझाकर हवाई जहाज को एक बार देखना चाहता था। बंटी की उंगली सख्त होने लगी और उसने खुद को अपने ही धागे के बहुत भीतर फंसा हुआ पाया। हवाई जहाज की आवाज अब लगभग नहीं के बराबर आ रही थी। यह अंत था। बंटी का सिर झुका हुआ था। उसने धागा सुलझाना भी छोड़ दिया था। कुछ दूसरे बच्चे पतंग खरीदने जीवन की दुकान पर आ चुके थे। बंटी शर्म के मारे दुकान के कोने में घुस गया। हवाई जहाज जा चुका था। जीवन ने बंटी को एक छोटी नीली पतंग दी और कहा, ये मेरी तरफ से है, रख ले। बंटी ने हिचकते हुए वो पतंग जीवन से ली, पर उसके हाथ आंसुओं के कारण गीले थे और धागा भी भीग चुका था। पतंग हाथ में आते ही वो कोने से भीग गई और फटने लगी। बंटी अभी भी बच्चा था। बड़ा होने में अभी बहुत वक्त था। जीवन बंटी के हाथ में पतंग का फटना देख रहा था। बंटी ने जीवन को देखा और उसके सामने पूरी पतंग गुस्से में फाड़ दी और वो वहां से भाग गया। बंटी घर नहीं गया। वो सीधा सलीम की दुकान पर गया। उलझा हुआ धागा अभी भी बंटी के हाथ में था। बंटी ने सलीम को वो धागा दिया और कहा कि सुलझा कर बता। सलीम की दुकान पर बहुत भीड़ थी। उसने बंटी को रुकने के लिए कहा। दोपहर को अपना काम निपटा कर सलीम और बंटी रेलवे स्टेशन की तरफ अपने अड्डे पर आ गए। स्टेशन से लगी हुई पुलिया के ऊपर दोनों बैठ गए थे। सलीम ने कुछ ही देर में वो उलझा हुआ धागा सुलझा कर बंटी को दे दिया। बंटी आश्चर्य से सलीम को देखता रहा, पर सलीम के लिए ये सामान्य बात थी, सो उसने बंटी के देखने को कोई तवज्जो नहीं दी। बंटी सोचने लगा कि क्या मेरे बड़े होने की जिद में मैं देख ही नहीं पाया कि असल में सलीम बड़ा हो चुका है। उसने सलीम से तुरंत पूछा, सलीम सलीम क्या तू बड़ा हो चुका है? मतलब? सलीम की समझ में नहीं आया। मतलब क्या तू बच्चा नहीं है अब? मैं बच्चा नहीं हूं। कब से? कभी से? तभी उन दोनों के सामने से धड़धड़ाती हुई पंजाब मेल निकल गई। ट्रेन की रफ्तार में दोनों के बाल उड़े। सलीम ने ट्रेन के गुजरते ही तपाक से कहा कि 11 है। बंटी ने कहा कि नहीं, 12 डिब्बे थे। दोनों ने एक एक कचौड़ी की शर्त लगाई और बात कल पर टल गई। तो क्या सलीम, तेरे को पता है कि अपने गांव में जो नदी बहती है वो कहां से आती है? अमरकंटक से। तेरे को कैसे पता बे? अबे सबको पता है ये तो। अमरकंटक कहाँ है? जबलपुर के पास। यही तो है। सलीम के जवाब से बंटी थोड़ा चकित था। और ये नदी जाती कहाँ है? समुद्र में। वो कहाँ है? बहुत दूर है कहीं। और ये ट्रेनें जो धड़धड़ाते हुए निकली वो कहाँ जाती हैं? अबे मुझे क्या करना उसका? उसके डिब्बे 11 थे, ये मुझे पता है, और तू शर्त हार गया है, समझा? 12 थे। चल अबे चल।
कुछ देर की चुप्पी के बाद बंटी ने कहा, तेरे को पता है, जहाज अपने गांव से गुजर जाते हैं, ट्रेनें गुजर जाती हैं, नदी चली जाती है, यहाँ तक कि नदी में बहती हुई कागज की वो नाव भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। अबे मुझे कुछ नहीं पता, ये सब जाते कहाँ हैं। मुझे पता है, तुझे पता है? हाँ मुझे पता है, पर मैं बताऊंगा नहीं। सलीम के जवाब में एक तरीके का पक्का विश्वास था जिससे बंटी चकित रह गया था। उसे लगा कि सलीम ने उसके साथ धोखा किया है। वो बड़ा हो गया और उसने उसको बताया भी नहीं। बंटी ने रियाती आवाज में सलीम से कहा, ए सलीम यार, तू जब बहुत दूर जाएगा तो मुझे बताएगा ना कि बहुत दूर कितना दूर होता है, बोलना यार। सलीम ने चलता हुआ हाँ कहा और अपनी चड्डी झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। चले, सलीम ने कहा और वापस गांव की तरफ चलने लगा। बंटी धीरे से उठा और उसके पीछे हो लिया। बंटी सलीम को मानो पहली बार देख रहा था। हर कुछ देर में सलीम रुककर लोगों से बात करता, हालचाल पूछता। बंटी पीछे चलते हुए ये भी पहली बार देख रहा था। सलीम को पूरा गांव जानता था, जबकि उसने गौर किया कि उसे लोग सलीम के दोस्त के नाम से जानते थे। पीछे चलते हुए बंटी को सलीम का कद भी थोड़ा बड़ा लग रहा था। बंटी भागता हुआ सलीम की बगल में उससे सटकर चलने लगा। उसने देखा उसका कंधा सलीम से थोड़ा ऊंचा था, पर पता नहीं क्यों सलीम अब उससे बड़ा दिखने लगा था। बंटी सलीम से रश करता रहा, क्योंकि उसके पास सारे जवाब थे जिन्हें वो उसे कभी नहीं बताएगा। बंटी अपने सवालों के लिए चुप रहता और किसी भी बड़े से पूछने पर वो हमेशा बच्चे ही रह जाएंगे का डर उनसे ये कभी नहीं करवा पाया था। सलीम अपनी चाय की दुकान में दिन ब दिन व्यस्त हो गया था। बंटी को लगता कि शायद बड़े होने की यही निशानी है, व्यस्त रहना। वो बहुत कोशिशों के बाद भी व्यस्त नहीं हो पा रहा था और इस बात का गुस्सा उसके भीतर पलने लगा था। वो ज्यादातर पढ़ाई करता या नए दोस्त बनाने की नाकाम कोशिश। अब हवाई जहाज गांव के ऊपर से नहीं गुजरता था। इतनी बड़ी घटना का भी जिक्र बंटी ने किसी से नहीं किया था। उसने पतंग उड़ाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि पतंग उड़ाने में आसमान दिखता था और आसमान के दिखने में हवाई जहाज के ना दिखने का दुख छिपा था। सलीम अपनी व्यस्तता के बीच जब एक बार उससे मिला था तो उसने पूछा था कि यार आजकल हवाई जहाज नहीं निकलता। तो उसने कहा था कि हमारा गांव इस लायक नहीं है कि हवाई जहाज यहां से गुजरे। बंटी की कड़वाहट ऐसे ही किसी कमजोर क्षण में साफ दिखने लगी थी। जब कभी जीवन बंटी को बाजार में दिख जाता तो वो यहां वहां छिप जाया करता था। जीवन से भागना उसने बहुत छोटे में सीख लिया था। बहुत दूर असल में कितना दूर होता है, ये सवाल बहुत ऊपर कहीं हाशिए पर टिका हुआ धूल खाता रहा। फिर बंटी के जीवन में बस के सफर आए, फिर ट्रेन के, और एक दिन वो हवाई जहाज में भी बैठ गया। वो इतनी धीरे धीरे बड़ा हुआ था कि वो कभी भी उंगली रखकर नहीं बता सकता था कि ये वो जगह थी जहां से वो बच्चा नहीं रहा था। और जब उसे ये समझ आया कि वो बड़ा हो चुका है, तब तक उसका गांव बहुत दूर कहीं छूट चुका था।